हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्रियोलॉजी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी, फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सोचिए जरा, हम जिस अर्थ पर खड़े हैं उसके अंदर क्या होगा? क्या वो चॉकलेट केक की तरह लेयर्स में बनी है या फिर क्या? तो चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अर्थ की इंटीरियर की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि अर्थ के अंदर 3 मेन लेयर्स होती हैं। पहला क्रस्ट, जो सबसे ऊपर वाली और सबसे पतली लेयर। उसके बाद आता है आपका मेंटल, जो सबसे बीच वाली है और सबसे बड़ी वाली लेयर है। उसके बाद आता है आपका कोर, सबसे अंदर वाली। और ये सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। बेसिकली सपोज दिस इज आवर अर्थ, तो हम अर्थ का ये वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं। ये है सबसे सेंटर वाला हिस्सा, ये है हमारा सरफेस। मैं आपको एक ट्री भी लगा के दिखा देती हूँ। ये है सरफेस जहाँ हम रहते हैं। तो हम ये वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं। देखिए, ये सेम है, ये वाला हिस्सा, ये वाला वो सेम ही है ना। ये वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं। ऊपर का हो गया क्रस्ट, उसके बाद आपका मेंटल, उसके बाद आता है आपका कोर। अर्थ का रेडियस है 6371 किलोमीटर। तो उस हिसाब से अर्थ के अंदर तक जाना, लाइक एक ह्यूमन बींग हो जाए या फिर मशीन हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। पूरा अंदर तक कोई नहीं जा सकता। पर इसके बारे में हमें नॉलेज कैसे मिलती है कि अर्थ के अंदर क्या है क्या नहीं? तो वो एक है आपका डायरेक्ट सोर्स, एक है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में कैसे पता चलता है? सपोज आपका वोल्केनो वगैरह आता है, तो उससे क्या पता चलता है कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट सोर्स, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह। उससे पता चलता है अर्थ के अंदर के बारे में। तो ये हम डिटेल में अभी चैप्टर के आगे जाएंगे तो डिटेल में मैं सब सब आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी। इसमें आप और एक चीज़ मार्क करिए, जो क्रस्ट का रहता है 34 किलोमीटर के आसपास। मेंटल रहता है आपका 2900 किलोमीटर के आसपास। और कोर रहता है आपका 6371 km के आसपास। ओके। और आपका मेंटल भी दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है अपर मेंटल और एक है लोअर मेंटल। और अपर मेंटल जो है आपका, वो रहता है आपका 700 किलोमीटर के आसपास। और आपका कोर भी दो हिस्सों में डिवाइड है, आउटर और इनर, जिसे आप पेरिस्फीयर भी कहते हैं। एक चीज़ आप याद रखना कि जो क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है, वो है आपका Cl, जो है आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल में सीमा, मेन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। और कोर में है आपका NiFe, मतलब निकल एंड आयरन। तो प्लीज़ आप ना इसको अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे जाके पता चलेगा कि क्यों कौन सा लेयर लाइक सॉलिड और लिक्विड है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ याद रखिए ये। इस स्लाइड में वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर होता है आपका क्रस्ट। मतलब ये हम पढ़ रहे हैं इंटीरियर लेयर बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो अर्थ का आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है क्रस्ट। और वो टोटल वॉल्यूम का 1%, मतलब 1% से भी कम रहता है। तो जो क्रस्ट होता है ना, एक तो हो गया आपका ओशिनिक क्रस्ट, जो कि लगभग 5 किलोमीटर तक होता है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ी मोटी होती है, एवरेज 30 किलोमीटर के आसपास। और कभी कभी माउंटेन्स के नीचे जो एरिया होता है उसमें 70 किलोमीटर भी पहुंच जाती है। ये देख सकते हो, सपोज दिस इज योर क्रस्ट, दिस इज योर ओशिनिक क्रस्ट। ये थोड़ा कम है। एंड दिस इज योर ओशिनिक क्रस्ट एंड दिस इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना। तो वो ऐसे रहता है। कभी कभी ये माउंटेन वगैरह हो गया तो 70 km के आसपास भी चली जाती है। और ये आपका मेंटल, जो क्रस्ट के नीचे होता है। और अर्थ का 84% वॉल्यूम, लाइक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मेंटल ने कवर करके रखा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका जो मेजर एलिमेंट्स रहता है मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। और यहीं पर एक स्पेशल जोन होता है जो है एस्थेनोस्फीयर, जो थोड़ा सॉफ्ट होता है। और इसी पर टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड करते हैं। यू नो द ट्रम्बलिंग ऑफ द मैग्मा, द ट्रम्बलिंग ऑफ द मैग्मा, सब इसी पे होता है, क्योंकि इसे ना वीकेस्ट जोन कहा जाता है। तो प्लीज़ ये याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं कोर के बारे में। कोर है ना, 15% वॉल्यूम कवर करके रखता है। ये सबसे अंदर का पार्ट है और सबसे हेवी पार्ट है ना। इसका डेंसिटी भी आप देखिए। देन मेनली मैंने बताया था आपको कि निकल और आयरन है। इसका आउटर कोर है लिक्विड, जो इसी से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और इसका जो इनर कोर हो गया आपका सॉलिड, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बनती है, जो मैं अभी आपको अच्छे से समझाती हूँ कि कौन से पार्ट में सॉलिड है, कौन से पार्ट में सेमी सॉलिड है और कौन से पार्ट में लिक्विड है। और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। मैंने एक डायग्राम बनाया है रफ में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है आपका क्रस्ट वाली पार्ट है ना, सॉरी, ये जो है आपका क्रस्ट वाली पार्ट है, इतना।
जो 34 किलोमीटर तक है इधर। उसके बाद आता है आपका मेंटल वाली पार्ट, पूरा ये अपर लोअर मिलके जो मेंटल वाली पार्ट है 2900 km तक, आपका मेंटल वाली पार्ट हो गया। उसके बाद आता है आपका कोर वाला एरिया, आउटर इनर वाला, है ना। तो जो लिथोस्फीयर आपका है ना, तो उसका कुछ हिस्सा क्रस्ट में जाता है और कुछ हिस्सा जाता है आपका अपर मेंटल में। उसके बाद आता है आपका एस्थेनोस्फीयर, जो आपके अपर मेंटल का बाकी का हिस्सा रहता है उसमें आता है। उसके बाद मेसोस्फीयर आता है जो पूरा लोअर मेंटल में रहता है। उसके बाद आता है आपका कोर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मतलब मार्क करनी पड़ेगी कि लिथोस्फीयर का जो हिस्सा होता है वो सॉलिड रहता है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि ये ऑब्वियसली सॉलिड रहता है ना। उसके बाद जो एस्थेनोस्फीयर आता है वो सेमी सॉलिड क्यों हो जाता है, आपके मन में कुछ क्वेश्चन आएगा क्यों हो जाता है। इसका सिंपल जवाब है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं तो अलग मतलब पास पास नहीं रहेंगे ना, तो उस हिसाब से वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो आपके माइंड में फिर से आ जाएगा, अगर एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड है तो मेसोस्फीयर सॉलिड कैसे हुआ, ये भी आएगा। तो इसका भी रीजन है। तो आप खुद सोचिए, ऊपर से इतना प्रेशर पड़ रहा है दोनों लेयर का, क्रस्ट वाला ये वाला लेयर और जो अपर मेंटल का इतना लेयर। तो किसी चीज पे अगर प्रेशर पड़ता है तो उसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आपस में लग जाता है ना। तो इतना प्रेशर जब पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो सॉलिड ही होगा। तो उस हिसाब से ये सॉलिड है। उसके बाद फिर से आपके माइंड में आएगा कि ये लिक्विड क्यों हुआ। तो इसका जवाब है, मैंने आपको बताया था कि आपको ये याद रखना है कि किस लेयर में कौन सा एलिमेंट है। जैसे कि इधर आपका हो गया सियाल सीमा, इधर आपका हो गया सीमा, और इधर आपका क्या है, निकल है और आयरन है। आपको पता है आयरन का जो आयरन जल्दी मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिघल जाती है, और वहीं आप मैग्नीशियम वगैरह एल्यूमिनियम वगैरह देखो तो उनको ज्यादा हीट चाहिए होता है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ आयरन है और ये पिघल जाता है, इसी वजह से ये जो पार्ट है लिक्विड है। तो फिर से आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये लिक्विड है तो नीचे वाला क्यों लिक्विड नहीं हुआ। बहुत सिंपल चीज है, देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। सपोज कोई चीज पिघल गया, सपोज ये आयरन वगैरह है जो भी है पिघल गया, तो उसका सॉलिड पार्ट तो कुछ रहेगा ना। पानी में आप कुछ डालते हो तो जो वजनदार वेट होता है जिसमें, वो ऑब्वियसली नीचे चला जाता है। तो आयरन अगर पिघल रहा है तो उसका कुछ कुछ पार्ट रहता है तो वो नीचे धस जाएगा ना, नीचे रह जाएगा। तो उस हिसाब से ये सॉलिड हो गया। नहीं तो आप सिंपली समझ सकते हो कि सोचो कि ऊपर का इतना सारा मतलब यहाँ तक का प्रेशर आपके नीचे वाले हिस्से में आ रहा है, तो प्रेशर की वजह से भी आप एक तरीके से याद रख सकते हो कि ये सॉलिड है। तो आपको पूरा याद हो गया ना कि ये वाला क्यों सॉलिड है और ये वाला क्यों सेमी सॉलिड है, टेम्परेचर की वजह से। फिर ये वाला प्रेशर की वजह से सॉलिड। फिर ये वाला आयरन पिघल गया लिक्विड। फिर ये वाला इतना सारा प्रेशर सॉलिड, है ना। तो ये प्लीज आप याद रखिए। और किस लेयर में सॉलिड है और किस लेयर में सेमी सॉलिड है और किस लेयर में लिक्विड है, ये आपको आगे जाके बहुत काम देगी जब हम शेडोजोन पढ़ेंगे। तो प्लीज ये आप याद कीजिए अच्छे से। तो अभी हमें वही चीज़ डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट के हिसाब से। लिथोस्फीयर हमने जो ऊपर वाला जो था आपका सॉलिड था, क्रस्ट और अपर मेंटल का हिस्सा था 100 km तक जा रहा था, ये हमने डायग्राम में देख लिया। उसके बाद आता है आपका एस्थेनोस्फीयर, सेमी सॉलिड द वीकेस्ट जोन, और 700 किलोमीटर तक रहता है, वो भी हमने देख लिया। फिर आपका रहता है मेसोस्फीयर जो वो सॉलिड रहता है, लोअर मेंटल का हिस्सा रहता है, और एस्थेनोस्फीयर के नीचे रहता है, कोर के ऊपर रहता है। देन आपका वेरिस्फीयर, वेरिस्फीयर वही है कि आउटर कोर एंड इनर कोर। जो आउटर कोर में आपका लिक्विड रहता है क्योंकि वो आयरन में रहता है, देन इनर कोर सॉलिड रहता है, निकल आयरन वही चीज़, वही सेम चीज़ हमने अभी देखा। देन आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ अच्छे से दिया है। हमने ये पढ़ा ना कि कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा देखिए थोड़ा ऊपर से ऐसे है ना, और ये आपका ओशन वाला हिस्सा, ये आपका ओशनिक क्रस्ट हो गया, ये आपका सॉरी ये आपका ओशनिक क्रस्ट हो गया, और ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। लिथोस्फीयर वाला हिस्सा देखिए, पहले तो ये देखिए क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, सबसे ज्यादा हिस्सा मेंटल। क्रस्ट में आ गया आपका क्रस्ट का कुछ हिस्सा, देन मेंटल का कुछ हिस्सा आ गया आपका लिथोस्फीयर में, है ना। क्रस्ट 34 km तक था और लिथोस्फीयर आपका 100 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद आता है आपका एस्थेनोस्फीयर, बाकी का जो अपर मेंटल का हिस्सा, एस्थेनोस्फीयर स्फीयर आ गया, वीकेस्ट जोन। उसके बाद आपका आ गया लोअर मेंटल, लोअर मेंटल में वही हमने पढ़ा। उसके बाद आउटर इनर, वही सेम ही चीज़ है, अच्छे से देख लेना आप एक बार। ये भी आप एक बार अच्छे से देख लेना कि कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द होल अर्थ के हिसाब से, एक तो होल अर्थ में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है, उसके बाद ऑक्सीजन। तो ये जितना भी है एलिमेंट याद कर लेना। और कॉम्पोजिशन एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के हिसाब से देखेंगे,
लेकिन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रहता है और आयरन चौथे पे आता है। तो ये 1 मार्क मतलब क्वेश्चन में आ जाएगा, तो प्लीज़ आप ये याद कर लेना सब। तो ये आप देखिए अर्थ इंटीरियर एंड इट्स एविडेंस, जैसे मैंने बताया था आगे जाके हम ये पढ़ेंगे। ये देखिए डायरेक्ट सोर्स, क्या होता है डायरेक्ट सोर्स? सपोज मतलब अर्थ के इंटीरियर में ये सब है करके, जो डायरेक्ट सोर्स कैसे पता चलता है? जैसे सपोज रसिया में एक डीप मतलब होल है, एक डीपेस्ट होल उन्होंने मतलब कर रखा है, वो एक एग्जाम्पल हो गया, उससे पता चल गया आपका ये डायरेक्ट सोर्स के हिसाब से। अब जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उससे पता चलता है, वॉल्केनिक इरप्शन से पता चलता है ना टेम्परेचर ज़्यादा है करके, और बहुत कुछ पता चलता है, तो वो भी आपका डायरेक्ट सोर्स में हो गया। उसके बाद अगर आप लाइक गोल्ड माइंस वगैरह उसमें देखते होंगे, वो खोदते हैं तो उससे भी पता चलता है। फिर आ गया आपका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट सोर्स में बहुत चीज़ें हैं, लाइक आपका मेटेरॉइड्स हो गया, आपका मैग्नीट्यूड, ग्रेविटी वगैरह, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इनडायरेक्ट सोर्स में, वो है आपका अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक ना बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब वी कैन यूज इट एज एन एविडेंस। तो अभी हम अर्थक्वेक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आपका जो अर्थक्वेक आ गया, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अर्थक्वेक मतलब होता क्यों है? अब देखिए जब लिथोस्फीयर में सडन एनर्जी रिलीज होती है तो अर्थ हिलती है, और इसी को अर्थक्वेक कहते हैं। जैसे कि आपका एस्टेनोस्फीयर मैंने बताया था ना, एस्टेनोस्फीयर से ही स्टार्ट होता है हर एक चीज, मतलब दी मूवमेंट ऑफ द मैग्मा, द शेकिंग, द ट्रम्पलिंग, द वाइब्रेंट ऑफ द मैग्मा, मैग्मा सब आपके एस्टेनोस्फीयर से होता है, और उसका सेस्मिक वेव आपका लिथोस्फीयर में जाके, लिथोस्फीयर में आपका सडन एनर्जी रिलीज होके अर्थक्वेक होता है। जो हम ये टर्मिनोलॉजी है हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे। देखिए सपोज दिस इज योर सरफेस, है ना, दिस इज योर सरफेस। ये जो आपका पॉइंट होता है अर्थ के अंदर वाला पॉइंट, जिससे लाइक जहाँ अंदर एनर्जी रिलीज होती है, इसे हम कहते हैं फोकस और हाइपोसेंटर। इसी से ही एनर्जी रिलीज होती है, और इसका जो सेस्मिक वेव आप देख सकते हैं, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। तो फोकस का जो सबसे पास वाले, सबसे आप देख सकते परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यहाँ का जो पॉइंट होता है सबसे पास वाली पॉइंट, इसे कहते हैं हम एपीसेंटर। और ये वो पॉइंट है जो सबसे नजदीक है अर्थ के आपके, मतलब सॉरी जो फोकस के सबसे नजदीक है, इसलिए सबसे ज्यादा डैमेज यही एरिया होता है ना। तो प्लीज आप ये याद रख लेना। यहाँ तक तो आप देखिए थोड़ा डिस्टेंस है, तो यहाँ तक तो इतना नहीं जाएगा और बाद में पहुंचेगा, पर जो वेव है सबसे पहले यहाँ पहुंचेगा बिकॉज ऑफ द नियरेस्ट, है ना, नियरेस्ट द फोकस। ये वही सेम चीज़ है जैसे हमने फोकस का पढ़ा, जहाँ अंदर से एनर्जी होती है, रिलीज होती है। उसके बाद जो हमने एपिसेंटर पढ़ा, सरफेस का वो पॉइंट जो फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेस्मोग्राफ, वो एक मशीन है जो अर्थक्वेक को लाइक मेजर करती है। रिचर स्केल भी जो 1 से 10 तक उसका मेजरमेंट होता है, वो मैग्नीट्यूड मेजर करता है। फिर मर्सली स्केल होता है जो इंटेंसिटी का जो डैमेज का जो इंटेंसिटी है वो दिखाता है। वही सेम चीज़ है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ का डायग्राम देख सकते हैं। ये देखिए आपका ये फॉल्ट पॉइंट हो गया, स्टार्ट हो रहा है, ये फोकस इधर स्टार्ट हुआ, इसका पूरा ऊपर वाला हिस्सा हो गया आपका एपिसेंटर। और ये वाला डायग्राम वो सेस्मोग्राफ का डायग्राम है, देख लेना आप एक बार। ये आपका प्लेट मूवमेंट्स एंड अर्थक्वेक के बारे में है कुछ, कि कॉज क्या है उसका। लाइक मोस्ट कॉमन अर्थक्वेक्स ऑकर ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट इंटरेक्शन इन द लिथोस्फीयर, है ना। आपका आ गया जैसे कि डाइवर्जेंट बाउंड्री आ गया, डाइवर्जेंट मतलब इधर ये गया इधर ये गया, दो प्लेट डाइवर्स हो रहे हैं, टूट रहे हैं, मिड ओशन इंक्रीज वगैरह होती है, इसी से ये हो गया आपका। मिड ओशन इंक्रीज तो वो किसी और चैप्टर का मैं बता रही हूँ, पर समझाने के लिए बोल रही हूँ। डाइवर्जेंट प्लेट हो गया ये आपका। देन कॉन्वर्जेंट प्लेट, दो प्लेट ऐसे आपस में टकरा गए दोनों। और एक होता है आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट होता है, यस हाँ ट्रांसफॉर्म प्लेट होता है, जो कि मतलब ऐसे प्लेट साइड बाय साइड ऐसे चले जाना, मतलब आप आपस में नहीं टकराना, वही होता है आपका। यहाँ देख लो आप कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में और ट्रांसफर बाउंड्री के बारे में। Seismic waves, waves of energy released from earth crust due to earthquakes, volcanic eruption, magma movements, landslide और explosions। टू मेन टाइप ऑफ हो गया, टू दो मेन टाइप, एक हो गया आपका बॉडी वेव, एक हो गया आपका सरफेस वेव। देखिए हमने क्या पढ़ा था, ये हमारा सरफेस था, यहाँ से फोकस वाले पॉइंट से आपका वेव जो रिलीज हो रहे थे। तो ये जो सिस्मिक वेव है ना, इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं हम बॉडी वेव्स, जो कि अर्थ के इंटीरियर में मूव करते हैं, इसे कहते हैं आपका बॉडी वेव्स। और वही चीज जब सरफेस पे पहुंच जाती है, जब सरफेस पे पहुंच जाती है वो चीज, उस वही वेव्स को आप बोलेंगे सरफेस वेव।
ठीक है ना। बॉडी वेव्स मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ जिसका मूवमेंट हो रहा है, देखिए ट्रैवल इनसाइड अर्थ, इंटीरियर फ्रॉम द फोकस। टू टाइप, जैसे पी वेव हो गया, एस वेव हो गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले देखिए आप पी वेव्स के बारे में, जिसको हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। ये फास्टेस्ट वेव है। 7 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड में जाता है। फर्स्ट रिकॉर्ड होता है सिस्मोग्राफ में, क्योंकि स्पीड इसका ज़्यादा रहता है, जल्दी पहुंचता है, और फर्स्ट पास में ही होता है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड हो जाता है आपके सिस्मोग्राफ में। लीस्ट डिस्ट्रक्टिव है, और लॉन्गिट्यूडनल ये है। उसके बाद प्रैक्टिकल मोशन पैरेलल टू वेव ट्रैवल थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों तीनों जगह से, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी, गैस से आराम से पास कर जाती है ना। तो याद याद रखना आप। इसको कहते हैं साउंड वेव भी हम कहते हैं, प्रेशर वेव भी कहते हैं। ये ऐसे रहता है, देखो, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन। ये आपका हो गया पी वेव्स। देन हम नीचे चलते हैं एस वेव की तरफ। एस वेव थोड़ा स्लो रहता है, लाइक वो था आपका 7 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपका 4 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड, और पी वेव के बाद आता है। और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहता है ना। और हॉरिजेंटल मोशन इसका रहता है, ट्रांसवर्स, प्रैक्टिकल मोशन परपेंडिकुलर टू वेव, ऐसे ऐसे रहता है इसका। देखिए इसको ना हम, हाँ, वाटर रिपल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम आप देखिए ऐसे रहता है, इसको वाटर रिपल्स भी कहते हैं। और ये ट्रैवल थ्रू ओनली थ्रू सॉलिड, ये ना लिक्विड और गैस के थ्रू नहीं जा सकता, सिर्फ सॉलिड के थ्रू जा सकता है। और प्लीज़ आप ये याद रखिए पी वेव और एस वेव के बारे में, कि पी वेव जाता है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों तरफ से, एस वेव जाता है आपका सिर्फ सॉलिड से। तो इससे हम ना अभी सेडोजन पढ़ेंगे, तो इससे बहुत चीज़ आपका प्रूव हो जाएगा। ये एक डायग्राम है, आप अच्छे से देख लीजिए, आपका पी वेव और एस वेव का। और एक चीज़ हमने सरफेस वेव नहीं देखा था, हाँ, ये हो गया आपका सरफेस वेव, जहाँ मतलब दो टाइप का वेव होता है, एक तो लव वेव हो गया, और एक रेली वेव हो गया। सरफेस वेव ना वही जो सरफेस पे आने के बाद, जो सरफेस पे पहुंच चुका है, और जो वेव ट्रैवल कर रहा है, वो हो गया आपका सरफेस वेव। और स्लोएस्ट सिस्मिक वेव रिकॉर्डेड लास्ट ऑन सिस्मोग्राफ, है ना। उसके बाद लव वेव जो है हॉरिजेंटल शेयर मोशन में रहता है, और परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन ट्विस्ट। देन आपका हो गया हाईली डैमेजिंग, ये बहुत डैमेजिंग है ना, ये बहुत डैमेज करता है बिल्डिंग्स वगैरह को, लॉ वेव्स। देन आपका आ गया रेली वेव्स। रेली वेव्स देखिए, रोलिंग मोशन लाइक ओशन वेव्स, मूव ग्राउंड वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली इन एन elliptical path, can be destructive especially on soft and लूज सॉइल में। ये ना अब ज़्यादातर वो लूज सॉइल जो रहता है ना, उस पे ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉक्ट करता है, और आपका लव वेव ना वो लैंडस्लाइड वगैरह बहुत करता है। तो ये आप डायग्राम भी देख लीजिए लव वेव का और रेली वेव का। आउटकम ऑफ दिस स्टडी ये छोड़िए, आउटकम ऑफ दिस स्टडी वही जनरल ऑब्जेक्टिव वगैरह आप देख लेना एक बार। सेम चीज़ है कि सेस्मिक वेव ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द फोकस नियरेस्ट एपिसेंटर फेसेस मैक्सिमम डैमेज, जो हमने पढ़ चुका है। अराइवल टाइम डिफरेंसेस एट फार लोकेशन इंडिकेट वेव रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। एस वेव पाथ show deviation, earth interior part is not homogeneous. Some regions recorded no wave, shadow zone exist। ये जो shadow zone है ना, हम ये पढ़ेंगे आप अच्छे से। तो एस वेव का shadow zone और पी वेव का shadow zone अब हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो वेव होती है वो सॉलिड में ज़्यादा स्पीड चलती है, या फिर लिक्विड में, या फिर गैस में। वो सबसे ज़्यादा स्पीड चलती है सॉलिड में। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो उसका मॉलिक्यूल्स होता है वो पास से लग लग के रहता है, पास पास में। क्योंकि वो सॉलिड में पास पास में रहता है, तो उसका एनर्जी जो पास होता है वो आराम से, ऐसे उसको आसानी हो जाएगा ना जाने में वेव को, कि पास पास में ऐसे करके। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड चलती है। उसके बाद लिक्विड में क्या रहता है, थोड़ा दूर दूर रहता है ये, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है जाने में, है ना, वेव को। और गैस में तो छोड़ो, बहुत ही दूर रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे एस वेव के बारे में, एस वेव का शेडो जोन। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये हो गया हमारा, मैं डायग्राम बना देती हूँ। इधर भी आपका एपी सेंटर जो देख रहे हैं, एपी सेंटर है, ये कौन सा वाला एरिया है आपका, ये वो एपी सेंटर वाला एरिया है ना, आउटर कोर, जहाँ सॉलिड रहती है। तो आपका एस वेव जो हो गया, इसे आराम से पास कर लेगा, क्योंकि ये सॉलिड वाला हिस्सा रहता है। पर इनर कोर के एरिया में लिक्विड रहता है, आपको याद होगा लिक्विड रहता है, क्योंकि वो आयरन रहता है, टेम्परेचर पिघल जाता है, याद होगा ना आपको, थोड़ा बहुत मैंने बताया था। तो उस हिसाब से लिक्विड, क्योंकि एस वेव लिक्विड के थ्रू पास ही नहीं कर सकता, है ना। तो इसका जो वेव होता है वो डाइवर्ट हो जाता है ऐसे, इस तरफ। ये हो गया ना डाइवर्ट, सॉलिड में पास कर रहा था, लिक्विड आ गया, डाइवर्ट हो गया। तो
देखिए लिक्विड आ गया, ऐसे पास हो गया, ऐसे पास हो गया, सॉलिड में ट्रैवल करके लिक्विड की वजह से, कोर की वजह से ऐसे पास कर गया है। तो ये जो आपका जोन बन गया ना, जहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, वो हो गया आपका शैडो जोन। किसका? एस वेव का। वैसे ही हम पी वेव का पढ़ेंगे। पी वेव का शैडो जोन क्या है? पी वेव हमने पढ़ा था ना, ये सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब सॉलिड भी लिक्विड भी गैस भी, तीनों तरफ से ये पास कर देता है ना। तो ये सॉलिड से जा रहा था, सॉलिड से जा रहा था, लिक्विड से भी गया, और क्या मतलब लिक्विड से भी चला गया। पर एक चीज़ है ना कि सॉलिड में जितना स्पीड आपका, मैंने बोला था ना, सॉलिड में जितना स्पीड आपका ट्रैवल कर सकता है पास पास मॉलिक्यूल, उतना स्पीड आपका लिक्विड में पास नहीं कर सकता। तो उसका ऑब्वियसली उसी वजह से उसका डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। ये जैसे सॉलिड में जैसे जा रहा था बहुत स्पीड में, लिक्विड आ गया, उसका स्पीड चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गया, वो डाइवर्ट हो गया ऐसे, उसके बाद और ऐसे हो गया। तो वही चीज़ है ये। तो जहाँ जहाँ तक वो पहुँच सका, और जहाँ पे वो पहुँच नहीं सका, वो हो गया आपका पी वेव वाला, ये वाला हिस्सा, 103 डिग्री से 142 डिग्री के या 150 डिग्री के आसपास, ये हो गया आपका पी वेव का शैडो जोन। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, वही आपके डिसकंटिन्यूटीज के बारे में है, डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे अभी। ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट और अपर मेंटल, इसके बीच में अपर मेंटल है, हाँ। तो पहले तो आपका आ गया ये वाला हिस्सा जो है आपका कोना डिसकंटिन्यूटी, और कोना डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट में है, हाँ। उसके बाद क्रस्ट और मेंटल के बीच में आ रहा है आपका मोह डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद आता है आपका रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, देन गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, देन लेहमान डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि आपका क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ लेगा। सपोज आपको पूछेगा कि एक पूछा था कि इन व्हिच डिसकंटिन्यूटी एस वेव विल स्टॉप। हमको क्या पता है एस वेव कहाँ, एस वेव जो है हमें पढ़ा था ना, एस वेव, एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड से गुजर सकती है ना, सिर्फ सॉलिड से गुजर सकती है। तो एस वेव का शेडो जोन में हमने क्या पढ़ा था कि वो इनर कोर से, मतलब इनर कोर क्योंकि ये सॉलिड है तो इसके थ्रू पास करेगा, लेकिन आउटर कोर में जब लिक्विड हो जाता है वो डाइवर्ट हो जाता है ना, वो पास ही नहीं कर पाएगा। तो आपको क्वेश्चन अगर आता है कि किस जोन में, किस जोन में एस वेव विल स्टॉप, तो तब तो आप आउटर कोर बोल दोगे। पर अगर आएगा कि किस डिसकंटिन्यूटी में एस वेव विल स्टॉप, देन यू हैव टू राइट कॉटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो उस हिसाब से आप याद रखिए कि कौन सा डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में आता है ना। डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, मैं बना देती हूँ एक फिर भी आपके लिए। तो यहाँ आप देखिए ये क्रस्ट वाला एरिया, दिस इज मेंटल का पार्ट, ये आपका कोर वाला एरिया, ये हमने बना दिया है लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर जो आपका लोअर मेंटल वाला पार्ट है, और आउटर कोर, इनर कोर, है ना। तो ये वाला जो है आपका कोनाडो डिसकंटिन्यूटी, ये वाला पार्ट, ये है आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये आपका रेप्टियो डिसकंटिन्यूटी, देन ये है आपका गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये आपका लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो ये गटेनबर्ग ना इम्पोर्टेंट है, एस वेल स्टॉप करता है इधर, तो ये अच्छे से याद रखना है आपको। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होने के बाद जो इफेक्ट वगैरह होता है वो आप एक बार रीड कर लेना, वही प्राइमरी इफेक्ट्स वगैरह, ग्राउंड शेकिंग, सरफेस रप्चर हो गया आपका, ग्राउंड डिफॉर्मेशन वगैरह। देन आ गया आपका सेकेंडरी इफेक्ट्स भी आता है, सेकेंडरी इफेक्ट्स में सुनामी वगैरह, लैंडस्लाइड वगैरह, देन सॉइल लिक्विफिकेशन, फायर, फ्लडिंग, ये सब आता है आपका सेकेंडरी में। तो एक बार आप यहाँ इस स्लाइड से रीड कर लेना।